नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। हम अभी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के सत्यप्रकाश नारायण जी के आवास पे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के। चलिए उनसे बातें करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनकी पार्टी का जो मोटो है, किसानों को दाम, नौजवानों को काम। सर, इसका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम कृषक समाजवाद को मानने वाले लोग हैं। हम ना जेपी के चेले हैं, ना लोहिया के चेले हैं। हम शुद्ध रूप से कर्पूरी और जगदेव के चेले हैं। किसानों के दाम से मतलब है कि इस देश में अगर महंगाई का अध्ययन किया जाए तो किसी को शिक्षा की महंगाई समझ में नहीं आती है, सीमेंट की महंगाई, दवाओं की महंगाई समझ में नहीं आती है। लेकिन टमाटर अगर 18 रुपया किलो हो जाए, 80 रुपया किलो हो जाए तो लोग सड़क पर कत्थक नाच शुरू कर देते हैं कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आखिर किसानों को दाम क्यों नहीं मिले? अच्छा। आप 80 रुपया टमाटर आपको महंगा लगता है और जाके आप मॉल में जो टमाटो सोप खरीदते हैं वो 800 रुपया केजी बिकता है। अगर उसके रेट का आप अध्ययन करें तब तो फिर किसानों को क्यों नहीं मिले? व्यापारियों को केवल खाद्यान्न का दाम क्यों मिले? किसानों को भी मिलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि खाद्य पदार्थें भी महंगी होनी चाहिए, ताकि ऐसा एक लेवल होना चाहिए ताकि किसान भी अच्छे से जीवन यापन कर सकें। नौजवानों का काम से मतलब है कि हम पूरी आज़ाद भारत में कांग्रेस और भाजपा के नीतियों का हम पूरी तरह से रोज़गार के मामले में विरोध करते हैं। कांग्रेस ने लाया 100 दिन का मनरेगा। आखिर 100 दिन का मनरेगा किस बात का? 100 दिन के काम से हमको क्या मिलना जाना है? इसलिए हमको काम चाहिए और 365 दिन का काम चाहिए। तो इसलिए नौजवानों का काम से मतलब। दूसरा चीज़ हम ये भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारे पास बजट इतना है कि 135 करोड़ आबादी को 1 करोड़ रुपया सालाना पैकेज देकर आप उसको रोजगार के रूप में खड़ा कर सकते हैं। मात्र एक वित्तीय वर्ष का काम है। एक वित्तीय वर्ष में अगर एक बेरोजगार को आपने 1 करोड़ रुपया किसी तरह से भी मुहैया करवा दिया, चाहे वो अनुदान से या स्वरोजगार के लिए, तो वो खड़ा हो जाएगा। उसकी लायबिलिटीज आप फिक्स कर दीजिए। तो हम रोजगार नौजवानों के काम से मेरा यही तात्पर्य है कि हर एक हाथ को काम मिले। अगर काम नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर दो, ताकि बेरोजगार एक अच्छा सा जीवन यापन कर सके। अभी आप जो सामाजिक सुरक्षा कल्याण के तहत वृद्धा पेंशन देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, बेरोजगारों को जो भत्ता देते हैं, उससे ना बेरोजगार अपना पेट भर सकता है, ना वो वृद्ध अपना दवा खरीद सकता है, ना पेट भर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बजट इतना है कि आप एक वृद्धा को, एक विधवा को 6,000 रुपया मासिक तक दे सकते हैं। वोटर पेंशन आप दे सकते हैं। तो क्यों नहीं इन सारी योजनाओं को मिलाकर एक बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, एक वरिष्ठ नागरिक योजना में दे दिया जाए, एक लमसम अमाउंट तय कर दिया जाए, ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहें और खुद को एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसलिए मेरा जो ये नारा है, किसानों को दाम, नौजवानों को काम, उसका संक्षिप्त व्यू यही है। सर, जैसे आपने अभी बोला कि नौजवानों को 365 दिन काम मिलना चाहिए, लेकिन जो सरकार जो मौजूदा अग्निपथ स्कीम लाई है, उसमें नौजवानों को मात्र 4 साल के लिए सेना में भर्ती करा रही है। इस पे आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, इसके संविदा के मास्टरमाइंड है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी भाजपा के सहयोगी हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि भाजपा के दबाव पर नीतीश जी काम करते हैं, लेकिन नीतीश जी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे भारत के मुख्यमंत्री को योजनाओं में लूट करना सिखाया। अच्छा। योजनाओं को कैसे लूटा जा सकता है, यह अगर किसी ने सिखाया तो बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने सिखाया। और नीतीश कुमार ने सिखाया कि बेरोजगारों को कैसे बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है। संविदा की नियुक्ति का प्रचलन इन्होंने ही किया। और अब मोदी को भी ये लग रहा है, मोदी कह नहीं पाते हैं कि नीतीश कुमार के नीतियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मोदी कहते हैं कि इजराइल में, यूक्रेन में, जर्मनी में जो कुछ हुआ उसको हम कर रहे हैं। तो हमारा कंट्री इजराइल नहीं है। अच्छा। हाँ। हम जनसंख्या घनत्व वाले लोग हैं, और जनसंख्या घनत्व वाले लोग में आर्थिक विषमता की खाई बहुत लंबी है। अगर हम 4 साल के लिए किसी को रोजगार दें, संविदा पर कोई रोजगार दें, तो हमारे यहाँ मानवाधिकार का ऐसे भी जातीय आधार पर उल्लंघन होता है। अगर आप छोटी जाति के हैं तो बड़ी जाति के लोग उल्लंघन करेंगे। अगर आप अति पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति के लोग आपके मानवाधिकार का शोषण करेंगे। तो जहाँ मानवाधिकार का शोषण जातीय आधार पर हो, वहाँ 4 साल की संविदा की नियुक्ति करना, ये तो घोर मतलब सामाजिक असमानता को, आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला है।
लेकिन नीतीश जी ही इसके प्रणेता हैं और मोदी जी इस कदम पर चल रहे हैं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मोदी को अगर गाली दूंगा तो लोग समझेंगे कि नीतीश कुमार का समर्थन है, और बिहार में आप नीतीश जी को गाली दीजिएगा तो उनके युवा कहेंगे कि इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं है। इसलिए मैं इस मामले पे चुप हूँ। सर, आप अभी जाति की बात कर रहे थे, तो जैसे कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई, उसमें जो अपोजिशन की भी पार्टियां हैं वो सम्मिलित होकर एक तरीके सामूहिक तौर पर इस चर्चे के पे आती है कि जातिगत जनगणना बिहार में होना चाहिए। तो इस पे आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, मैं पहले ही कहा कि शब्दों का झांसा नीतीश कुमार से सीखा जाए। अच्छा। जातीय जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अच्छा। नीतीश जी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं कि वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। अच्छा। जनगणना ही स्टेट का, सेंट्रल का विषय है। नीतीश जी जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं। हाँ। वो जातियों को गिन रहे हैं। अच्छा। समझे? ये पेच है। अच्छा। आप इस पेच को समझिए। वो एक केवल सर्वे दे देंगे, उस सर्वे का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं। अच्छा। सर, उसका संवैधानिक मूल्य नहीं है तो आम जनता को इस जातिगत जनगणना से क्या लाभ होगा? केवल उनको झगड़ा करने का एक नया हथियार मिल जाएगा कि हम इतना हैं। अच्छा। बस। अच्छा। और ये झगड़ा लगा देंगे। अच्छा। सर, एक अभी आज का ही ये मुद्दा है पटना में कि राजीव नगर के जो नेपाली नगर में रहने वाले लोग हैं, उनके आवास पे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो बोल रही कि अवैध कब्जा है और इसको डिमोलिश करने की बात की जा रही है। और वहाँ पे सर 8-10 हज़ार मकान हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। तो इस समय क्या होगा, उन लोगों के लिए क्या होगा? क्या सच में उनके घर डिमोलिश कर दिए जाएंगे, या फिर वो जो एक तार्किक तौर पे एक ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा जिससे उनका घर वैसा ही रहे? देखिए, बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जब स्थापना हुई और उससे लेकर अब तक यह किसी मुख्यमंत्री के कब्जे में नहीं रहा। और सुशासन बाबू का फेल्योर अगर देखना है तो बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड चले जाइए, उसके शिलापट में देख लीजिए, ये संपदा अधिकारी, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन और हाउसिंग बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये साल में बदलते हैं, लेकिन फिर भी हाउसिंग बोर्ड इनके कब्जे में नहीं आया। हाउसिंग बोर्ड अगर अधिग्रहण किए हुए है तो उसकी मांग जायज़ है। दूसरा कि अगर उस पर किसानों के वंशजों ने अगर कर दिया है और पहले से अगर हाउसिंग बोर्ड का वो ज़मीन है, तो ये मामला पूरी तरह से न्यायपालिका के ऊपर निर्भर होगी। न्यायपालिका उसमें क्या डिसीजन लेती है। लेकिन अब तक जो राजीव नगर और भागवत नगर का मामला हम लोगों के सामने आया है, स्वाभाविक है कि कमज़ोर व्यक्ति जो वहाँ मकान बनाए हुए हैं, इनको शासन और पुलिस प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड का शिकार होना पड़ेगा। और नीतीश जी वहाँ बचा नहीं पाएंगे। तांत्रिक लोकहित पार्टी के सत्य प्रकाश नारायण जी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कैसे भारतवर्ष में और बिहार राज्य में राजनीतिक पार्टियां जहर घोल रही है, जिस वजह से आम जनता को उससे परेशानी हो रही है। और आप देखते रहिए जनमंच भारत।